हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रोग्रामिंग अवधारणा चैप्टर को देखेंगे। तो फ्रेंड, ये चैप्टर आपका जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये सेकंड चैप्टर है। तो इसमें जो आपका चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग अवधारणा, तो इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर को आज कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड, प्रोग्राम व कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, कंप्यूटर में निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, या सिंपल आप बोल सकते हैं निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगर जो बच्चे शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो जो मैंने ग्रीन ग्रीन है उसको भी वो याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सेकंड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो देखिए, कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्रियाओं एवं पदों का क्रमवार करना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। यानी कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको करने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे और कुछ पदों को आपको क्रमवार लगाना होगा। तो क्रमवार लगा कर ही आप उसकी क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद नाम है प्रोग्रामर और प्रोग्राम प्लानिंग। तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या तैयार करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रोग्राम प्लानिंग किसको बोलते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना एक कला है। किसी कार्य के लिए प्रोग्राम लिखने से पहले पूरी योजना बनानी पड़ती है, जिससे प्रोग्राम प्लानिंग कहते हैं। यानी कि अगर आप जैसा कोई प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं आप और या लिखने वाले हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले क्या क्या उसमें ऐड करना है, क्या जोड़ना है, क्या क्या नंबर लेने हैं, इन सब की आपको क्या करनी पड़ेगी, योजना बनानी होगी, यानी कि प्लानिंग करनी होगी। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, प्रोग्राम प्लानिंग की तकनीकें। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रोग्राम प्लानिंग की तकनीकें होती हैं वो 4 तकनीकें होती हैं। एक तो होता है एल्गोरिदम, दूसरा है फ्लो चार्ट, तीसरा है सूडो कोड, और फोर्थ है डिसीजन टेबल। तो ये फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि प्रोग्राम प्लानिंग की तकनीकें बताइए, तो जनरली आप में उसमें नाम लिखना होता है उनको। तो आप इसमें बता सकते हैं, एक तो है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और डिसीजन टेबल। तो इनको हम फ्रेंड एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम होता क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे हुए निर्देशों का समूह एल्गोरिदम कहलाता है। यानी कि इसमें आप सिंपल ये भी कर सकते हैं फ्रेंड, विशेष क्रम में लिखे निर्देशों का समूह एल्गोरिदम कहलाता है। जैसा कुछ बच्चे जनरली यूपी बोर्ड में बच्चे जो हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए फ्रेंड वो यहाँ से ही पढ़ सकते हैं कि विशेष क्रम में लिखे गए निर्देशों का समूह एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे फ्रेंड हम। तो देखिए, एल्गोरिदम में जोड़ने के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल होता है, घटाने के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल होता है, गुणा करने के लिए स्टार का साइन होता है, और भाग करने के लिए स्लैश का साइन होता है। तो इन चिन्हों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम में हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, या एल्गोरिदम यानी कि जो विशेष क्रम में लिखे गए निर्देशों को इन चिन्हों का उपयोग करके हम लिखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एल्गोरिदम लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए, सभी निर्देश सही व स्पष्ट होने चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई निर्देश गलत लिखा है, स्पष्ट नहीं लिखा, तो प्रोग्रामर जो लिखना चाह रहा है या जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी आ सकती है। प्रत्येक निर्देश ऐसा होना चाहिए कि उसका अनुपालन एक निश्चित समय में किया जा सके। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले कथन स्टार्ट तथा अंतिम कथन स्टॉप होना चाहिए। एक से अधिक बार स्टेटमेंट नहीं लिखा जाना चाहिए। अंत में इच्छित आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। तो फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि एल्गोरिदम लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये फ्रेंड 5 पॉइंट है, आपको याद रखने चाहिए। या बहुत सी बार क्या होता है फ्रेंड, टिक मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें कोई ऑप्शन दे दिया, फिर आपको राइट बताना है, रॉन्ग बताना है। तो फ्रेंड, ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसको आप अपने दिमाग में रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसका देखिए, एल्गोरिदम के लाभ और सीमाएं। तो देखिए फ्रेंड, जो इसके लाभ हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, एक निश्चित प्रक्रिया का प्रयोग करता है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखिए, एल्गोरिदम में प्रत्येक चरण का अपना लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इसलिए डिबग करना आसान होता है। डिबगिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, डिबगिंग का मतलब होता है कि जो उसमें अशुद्धियाँ हैं उनको पहचानना और उनको दूर करना।
तो एल्गोरिदम में प्रत्येक चरण का अपना लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इसलिए डिबगिंग करना आसान होता है, यानी इनको पहचानना, गलतियों को पहचानना आसान होता है और उनको सही करना भी आसान होता है। उसके बाद इसकी सीमा देख लेते हैं फ्रेंड। एल्गोरिदम में ब्रांचिंग तथा लूपिंग प्रदर्शन करना कठिन है, यानी कि जैसे हम ब्रांच बना देते हैं ना, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, तो इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग करना, शाखाएं बनाना और लूपिंग करना क्या होता है, कठिन है। इसमें बड़े प्रोग्राम का प्रयोग तैयार कर नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें अगर आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो इसमें आप बहुत बड़ा प्लानिंग जो है वो उसका एल्गोरिदम नहीं बना सकते। अगर आपका बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है तो उसका आप एल्गोरिदम नहीं बना सकते। तो फ्रेंड इसकी सीमाएं और लाभ हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे एक एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम का देखो फ्रेंड इसमें क्या है, जैसे इसमें आपका था सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या लिखना है, स्टार्ट, और जो जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा होगा प्रोग्राम तो वहाँ पे आपको एंड लिखना है, एक चीज़। दूसरी बात देखिए फ्रेंड, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या को क्रम वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखना। तो देखिए फ्रेंड, ये कोई समस्या थी या उसका सॉल्यूशन था, तो आपको ने देखिए उसको कैसे किया। सबसे पहले स्टार्ट, क्रिएट ए वेरिएबल टू रिसीव द यूज़र ईमेल एड्रेस, क्लियर द वेरिएबल इन केस इट्स नॉट एम्प्टी। तो इस तरीके से आप देखने फ्रेंड, आपने किसी समस्या का स्टेप वाइज स्टेप क्या लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है, तो इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड सेकंड, फ्लो चार्ट। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी समस्या का एल्गोरिदम तैयार करने के बाद, अगर आपने किसी समस्या का एल्गोरिदम तैयार कर लिया है तो उसके बाद उसका चित्रों के माध्यम द्वारा प्रदर्शन करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। या आप इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं फ्रेंड कि समस्या का चित्र के माध्यम द्वारा प्रदर्शन करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। या आप शॉर्ट में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो फ्लो चार्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट और एक होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। और फ्रेंड देखिए, ये कुछ साइंस है जो आपको क्या करने पड़ते हैं फ्रेंड, फ्लो चार्ट बनाते हुए इस्तेमाल करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, टर्मिनल बॉक्स जो होता है वो देखिए फ्रेंड उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है ये, इसमें हम स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रोसेस में देखिए इसमें जो स्क्वायर शेप में लिखा हुआ है ये, ठीक है। फ्लो लाइंस क्या होती हैं फ्रेंड, जैसे तीर का निशान होता है इस तरीके से। इनपुट आउटपुट क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा रोम्बस शेप में होता है, यानी कि देखिए अगर आप इसको प्रोसेस वाले इसको हल्का सा तिरछा कर देंगे बॉक्स को, तो इस तरीके से फ्रेंड ये इनपुट या आउटपुट का बॉक्स होगा। और फ्रेंड अगर देखिए आप इस तरीके से जो डिसीजन और टेस्ट है ये आपका इस तरीके से वो बनता है। और कनेक्टर फ्रेंड ये होता है गोला जो है। तो ये फ्रेंड आपके सिंबल्स होते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, तो आपको बताना होता है देख करके या डिसीजन और टेस्ट मेकिंग का होता है या इनपुट या आउटपुट का होता है। तो फ्रेंड ये जो सिंबल्स हैं इनको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। एक दो बार अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसमें क्या कीजिए, ये अपनी कॉपी में एक दो बार बनाकर देखिए, तो आपको ये सारे जो है आपको बनाने आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फ्लो चार्ट बनाने के नियम। तो देखिए इसके नियम क्या है, देखिए फ्लो चार्ट का प्रारंभ एक टर्मिनल बॉक्स स्टार्ट से होना चाहिए, यानी कि इसमें जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो सबसे शुरुआत में आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड, स्टार्ट होना चाहिए। फिर क्या है, इसके प्रवाह की दिशा ऊपर से नीचे की दिशा होनी चाहिए या एवं बाएं से दाएं, यानी कि अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आपको पहला पॉइंट ऊपर लिखना है, सेकंड पॉइंट उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और लास्ट में नीचे। तो यानी कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो कैसे लिखना चाहिए फ्रेंड, आपको ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ लिखते लिखते आ जाएंगे, या दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बढ़ना है। जिन क्रियाओं का प्रोग्राम के महत्व है उन्हें ही फ्लो चार्ट में दर्शाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जिन क्रियाओं का प्रोग्राम में महत्व है यानी कि जिनका यूज़ है उन्हें ही फ्लो चार्ट में आपको दर्शाना चाहिए। किन्हीं दो सिंबल्स के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने जो सिंबल्स बनाए हैं वो एक के साथ अटैच करके लिख दिए हैं, ठीक है, आपको अटैच करके नहीं लिखना है, यानी कि आपको कुछ दूरी बनाकर रखनी है। तो फ्लो चार्ट के लाभ और सीमाएं देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले लाभ देखते हैं। फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम का चित्रात्मक प्रस्तुति है, यानी कि चित्र के द्वारा आप इसको प्रोग्राम को दिखाते हैं, यानी उसका चित्रात्मक प्रस्तुति करते हैं प्रोग्राम की, तो वही फ्लो चार्ट के माध्यम से करते हैं। अन्य तकनीक की तुलना में फ्लो चार्ट को देखकर सरलता से समझा जा सकता है, यानी कि जितनी भी आपकी तकनीक है, जैसे एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, डिसीजन मेकिंग है, तो इनके मुकाबले फ्रेंड आप क्या है, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आसानी से सरलता से इसको समझ सकते हैं।
किसी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई भी प्रोग्रामर उस प्रोग्राम की कोडिंग आसानी से कर सकता है। यानी कि अगर आपने फ्रेंड क्या है कोई प्रोग्राम बनाया और उसको फ्लो चार्ट के द्वारा आपने निर्देशित किया है, दिखाया है, तो उस पर कोई अन्य प्रोग्रामर भी होगा, उसको क्या है इसकी कोडिंग आसानी से समझ लेगा, उसको एडिट भी कर सकता है। तो यदि किसी प्रोग्राम में त्रुटि आती है, यानी कि अगर किसी प्रोग्राम में कोई गलती या कमी आती है और प्रोग्राम का फ्लो चार्ट तैयार है, तो त्रुटि को ढूंढना और उसे दूर करना सरलता होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है फ्लो चार्ट का, कि अगर प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ गई है तो उसको क्या है और आपका फ्लो चार्ट भी बन चुका है, उसके बाद बनने के बाद उसमें कोई त्रुटि आती है तो उसको आप आसानी से ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद उसको आसानी से भी दूर कर लेंगे आप। उसके बाद इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, फ्लो चार्ट तैयार करने में अधिक समय लगता है। देखिए, अगर आप फ्लो चार्ट को बना रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, आप स्केल का, पेंसिल का और डिफरेंट टाइप की जो फिगर है वो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे आपको बनाने में। तो इसको बनाने में क्या है फ्रेंड, अधिक समय लगता है और एक बार तैयार होने के बाद उसमें परिवर्तन करना कठिन है। यानी कि अगर आपने एक बार कोई फ्लो चार्ट बना लिया है, कंप्लीट बना लिया, उसके बाद उसमें आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको परिवर्तन करना क्या होता है फ्रेंड, बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? जैसे सपोज़ करो आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया, उसके अंदर आपने 6 बॉक्स के अंदर सारी प्रोग्रामिंग लिख दी है उसकी। उसके बाद आपको क्या है फ्रेंड, दो चीज़ नई चीज़ और ऐड करनी है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स और बनाने पड़ेंगे। तो यानी कि शुरू में स्टार्ट हो गया और लास्ट में स्टॉप हो गया, तो आपको स्टॉप वाला बॉक्स मिटाना पड़ेगा, फिर 2-4 चीज़ें और उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड क्या है कि आपको दोबारा से मिटा के ही करना होगा। तो इसलिए क्या है फ्रेंड, अगर आपने एक बार ये फ्लो चार्ट तैयार कर लिया है और उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको करना बहुत कठिन होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये आपका एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपने टर्मिनल बॉक्स लिखे हैं, तो टर्मिनल बॉक्स देखिए सबसे ऊपर स्टार्ट है और सबसे लास्ट में क्या है, एंड है। ठीक है फ्रेंड, और फिर देखिए ये फ्लो लाइन्स हैं जो तीर के निशान है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए आपके इनपुट है जो आपके तिरछे चौकोर शेप में जो बने हुए हैं, जैसे टेक नंबर 1 और 2 है, ये इनपुट है आपका। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट इस तरीके से तैयार किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड सूडो कोड। तो देखिए सूडो कोड क्या है, किसी समस्या के समाधान को अंग्रेजी भाषा में बिंदुवार लिखना सूडो कोड कहलाता है। यानी कि अगर आपकी कोई समस्या है, उसके समाधान को आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा में, किसमें, अंग्रेजी भाषा में बिंदुवार यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सूडो कोड। उसके बाद देखिए, यह प्रोग्रामिंग लॉजिक को परिभाषित करने एवं उसका अनुसरण करने का एक उत्तम माध्यम है। देखिए फ्रेंड, ये क्या है, आपका जो सूडो कोड है, आपने पहले उसमें समझ लिया कि किसी समस्या का समाधान इंग्लिश भाषा में बिंदुवार लिखना ही सूडो कोड कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये लॉजिक को परिभाषित करने, किसको, लॉजिक को परिभाषित करने और उसका अनुसरण करने का एक उत्तम माध्यम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, इसमें नियमबद्ध संरचना की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसमें क्या है फ्रेंड, कि आप कोई नियम नहीं है आपका कि आप इस तरीके से ही करना है या इस तरीके से ही करना है। इसमें कोई ये बिना नियम का है, तो इसमें कोई नियम वगैरह की जो आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको ये बॉक्स में ऐसी चीज़ है तो उसको ऐसे बॉक्स में दिखाना है, या इसमें आपको फ्लो लाइंस दिखानी है, तीर के निशान दिखाने हैं। तो इस तरीके से ऐसी किसी संरचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सूडो को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला है सीक्वेंस लॉजिक, दूसरा है सिलेक्शन लॉजिक और तीसरा है इंटरेशन लॉजिक। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सूडो कोड कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो सूडो कोड 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक है सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक और इंटरेशन लॉजिक। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, सूडो कोड के लाभ और सीमाएं। तो देखिए इसके लाभ देख लेते हैं पहले। यह फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और डिसीजन टेबल की तुलना में सरल माध्यम है। देखिए फ्रेंड, सरल माध्यम क्यों है, क्योंकि देखिए आपको एल्गोरिदम में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फ्लो चार्ट में आपको पहले बहुत सारे आकृतियां बनानी होंगी, फिर लिखना होगा, और डिसीजन टेबल में आपको फ्रेंड थोड़ा अपनी तरफ से दिमाग लगाना होगा। तो उसके कंपैरिजन में जो सूडो कोड है फ्रेंड, वो इन सब की तुलना में क्या है, ये आसान माध्यम है, यानी इसको आप आसानी से समझ सकते हो, कर सकते हो। इसे तैयार करने में कम समय लगता है, जो इसका सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, सूडो कोड का प्रोग्राम में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपने प्रोग्राम बना दिया है, उसमें कोई आपको परिवर्तन करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, या कोई नई चीज़ उसमें और ऐड करनी है, तो इसमें आप क्या है फ्रेंड, इसमें सरलता से परिवर्तन आप कर सकते हो। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, इसे लिखने का कोई नियम नहीं है, इसी कारण एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया सूडो कोड दूसरे प्रोग्रामर द्वारा सरलता से समझा नहीं जा सकता।
देखिए फ्रेंड, जैसे एक नियम होता है ना कि पहले ये चीज़ करनी है, पहले ये, फिर उसके बाद ये करना है, देन ये करना है, तो ये क्या होता है, एक नियम तरीके से होता है। बट सूडो कोड में कोई नियम ही नहीं है। तो फ्रेंड, जब कोई नियम नहीं होता तो क्या होता है कि जो दूसरा प्रोग्रामर होता है उसको क्या होता है, इस पुराने लिखे हुए सूडो कोड में लिखे हुए प्रोग्राम को सरलता से समझा नहीं जा सकता है। यानी कि उसको जब सरलता से वो समझ नहीं पाएगा तो उसको आगे और प्रोग्राम को नहीं बना सकता है। उसमें कोई गलती आ गई, त्रुटि आ गई, तो उसको वो आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता। देखिए, एक प्रारंभिक प्रयोगकर्ता इसे सरलता से नहीं समझ सकता। यानी कि अगर कोई इनिशियल प्रोग्रामर है, जैसे समझ सपोज करिए आप स्टूडेंट हैं अभी, और अभी आप क्या है, प्रोग्रामिंग करना सीख ही रहे हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं तो आप इस सूडो कोड में लिखे हुए प्रोग्राम को सरलता से नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते फ्रेंड? क्योंकि इसमें कोई लिखने का कोई नियम नहीं है। अगर नियम होता है तो आपको पता होता है कि भाई नियम है तो पहले ये चीज़ फॉलो हो रही होगी, फिर देन ये हो रही होगी फॉलो, फिर थर्ड नंबर पे ये। तो उसमें आपको पहले नियम में अगर कोई गलती होगी तो आप वहाँ समझ जाएंगे, दूसरे में होगी गलती वहाँ समझ जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का कोई नियम नहीं है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड डिसीजन टेबल। तो देखिए फ्रेंड, तो देखिए निर्णय तालिका या डिसीजन टेबल किसी भी समस्या के समाधान को तालिका के रूप में प्रदर्शन करने का माध्यम है। तो फ्रेंड देखिए क्या है डिसीजन टेबल, किसी भी समस्या के समाधान को, किसको, किसी भी समस्या के समाधान को तालिका के रूप में, तालिका बोलते हैं फ्रेंड टेबल, तो टेबल के रूप में प्रदर्शन करने का माध्यम है। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसका समाधान निकाल रहे हो, लेकिन किसके रूप से, टेबल के रूप में प्रदर्शित करके, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिसीजन टेबल। तो फ्रेंड इसमें आगे देखते हैं यदि एक प्रोग्राम में n कंडीशन है तो डिसीजन टेबल में अधिकतम नियम की संख्या कितनी होगी फ्रेंड, 2 की पावर n। यानी कि 2 की पावर n का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कितनी कंडीशन है, n बराबर हमने 1 ले लिया तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 क्या होता है 2। अगर n की पावर कितनी हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 की घात कितनी हो गई 2, यानी कि 2 गुणा 2, यानी कि कितना हो गया आपका 4। अब n बराबर आप 3 रखेंगे तो 2 की घात 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। n की पावर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, n की वैल्यू जो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को आपको 4 बार गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 16। तो इसके जो नियम की संख्या वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 16 हो जाएगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड डिसीजन टेबल का प्रारूप मुख्य 4 भागों में बटा होता है। यानी कि जो डिसीजन टेबल का जो एक फॉर्मेट होता है, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, वो 4 भागों में बटा होता है। तो किस किस भागों में बटा होता है, एक होता है कंडीशन, फिर उसके बाद कंडीशन का मार्क, फिर एक्शन की एंट्री। तो इस तरीके से आपका डिसीजन जो आपका टेबल होता है उसका फॉर्मेट जो होता है 4 भागों में इस प्रकार से बटा हुआ होता है। अब इस देखिए फ्रेंड, इसमें किसी समस्या को डिसीजन टेबल के द्वारा दर्शाने के लिए निम्न पदों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से फ्रेंड वो अनुसरण है, तो देखिए जिन समस्याओं का समाधान करना है उन्हें सही से परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी कि जिन समस्याओं का आपको क्या करना है, किसी में सपोज करो आपको ऐड करना है तो आपको इसको सही से, एडिशन को सही तरीके से आपको परिभाषित करना होगा कि किस में क्या। जैसे सपोज करो आपको 2 में 3 जोड़ना है तो 2 जमा 2 2 जमा 3, इस तरीके से आपको परिभाषित करना होगा। और अगर आपको घटाना है तो आपको क्या लिखना होगा, 2 घटा 3। तो यानी कि अगर आप जिस समस्या का आप समाधान चाह रहे हो तो उसको आपको सही से परिभाषित करना होगा। उसके बाद देखिए समस्याओं के अंतर्गत परीक्षण की जाने वाली प्रत्येक कंडीशन की सूची का निर्माण करना चाहिए। यानी कि जिस जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हो फ्रेंड, तो उसकी प्रत्येक कंडीशन को आपको क्या करना होगा, उनकी सूची का निर्माण करना होगा। जैसे 2 + 3 कितना होता है 5, तो ओके। 2 + 7 = कितना होता है 6, तो फ्रेंड ये गलत हो गया तो वो आपको फॉल्स, इस तरीके से आपको ये मतलब कंडीशन बतानी होगी कि ये अगर आप इन 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट सही आ रहा है, ओके आ रहा है, तो ट्रू करना होगा, और अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो फॉल्स करना होगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड प्रत्येक कंडीशन के आने पर कंप्यूटर द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, इसकी सूची स्पष्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए अगर आपने क्या किया, कोई कंडीशन लगा दी, प्लस की कंडीशन लगा दी या माइनस की कंडीशन लगा दी, तो कंप्यूटर उसका क्या निर्णय ले रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपने ये कर दिया कि 2n + n = जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं को ऐड करना है,
सपोज़ करो आपने क्या किया, किसी दो संख्याओं को ऐड करा, या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको किसी नंबर का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, जितनी संख्या है बटा उनको ऐड कर लोगे, बटा जितनी वो संख्या है, जैसे 5 संख्या है तो डिवाइडेड बाय 5, यानी कि उससे 5 से भाग कर दोगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना होगा, यानी उसकी कंडीशन लिख देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड कि आपने कंडीशन कर दी और वैल्यूज़ पुट कर दी, तो अब कंप्यूटर क्या निर्णय लेगा, तो इसकी सूची भी आपको स्पष्ट करनी होगी। अगर आपकी कंडीशन जैसे आपने उसको स्पष्ट कर दिया कि ट्रू, तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, डिसीजन टेबल के लाभ और सीमाएं देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड इसके लाभ देख लेते हैं। ये मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करती हैं, जटिल तालिकाओं को आसानी से सरल तालिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, जो इसकी कठिन तालिकाएं होती हैं उनको आसानी से सरल तालिकाओं में आप विभाजित कर सकते हो। उसके बाद इसकी सीमा देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें कुल सीक्वेंस स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए जा सकते। तो फ्रेंड देखिए, जितने इसमें कुल यानी कि जितने भी आपके सीक्वेंस आएंगे निकल के, उसको आप आसानी से इसमें नहीं दिखा सकते। इसमें प्रत्येक कंडीशन के विभिन्न हल होते हैं, जिससे तुलना करना कठिन होता है। देखिए फ्रेंड, आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फ्रेंड क्या करना है, ऐड करना है किसी चीज़ को, 2 + 5। तो देखिए दो तरीके तो ये हो गए, 2 + 5 कर दो या 5 + 2 कर दो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें तुलना करना क्या होता है इसमें फ्रेंड, कठिन होता है। तो फ्रेंड देखिए, एक डिसीजन टेबल है इस तरीके से। देखिए आपने डिसीजन टेबल बनाया, तो एक कंडीशन रख दी आपने, फिर रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। तो देखिए चार तरीके से आपने इसको करा। रूल 1 से करा, ये आया, रूल 2 से किया, रूल 3 से, रूल 4 से, रूल 5 से, रूल 6 से। अब आपने इसके अंदर कुछ कंडीशन रख दी, फिर C1 आपने मेल रख दिया, ठीक है। तो फिर सीनियर सिटीजन, इस तरीके से आपने क्या किया फ्रेंड, एक डिसीजन टेबल बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन फ्रेंड। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड, तो स्कूल्स में टीचर्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।